प्रोफेसर भुवन जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भुवन जोशी साहब, आज भी अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की बात कही, ये घूम फिर करके सुई वहीं पर क्यों अटकी हुई है? क्या इसी जातिगत जनगणना पर ऐसा लग रहा है कि जीत की कोई गारंटी आप लोगों को बता दिया गया है कि जीत की गारंटी यही है, इस वजह से घूम फिर के सुई वहीं पर अटक रही है, या फिर कोई और वजह है? बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो आपने अभी बाइट दिखाई उसके बात ना कहूं तो आपकी बात भी अधूरी रह जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विश्व गुरु हो गए और अमृतकाल हो गया और विश्व शांति की बात योगी जी इस चैनल में कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि विश्व शांति की बात आप कैसे कर सकते हैं जब आपने मणिपुर को जलने दिया? मणिपुर में आज तक शांति नहीं हो पाई। हमारी जो बेटियां हैं उसकी नग्न परेड आपके शासनकाल में हो गई। आपने जो पहलवान बेटियां थी जो पदक लेकर देश को गौरवान्वित करने का काम करा, उनको कैसे आपने घसीटा? ये देश भूला नहीं है किस प्रकार आपने कानपुर में मां बेटी की हत्या कर दी, किस प्रकार से आपने हाथरस की दलित बेटी की हत्या कर दी। क्या यही अमृतकाल है या यही विश्व गुरु को बनाने के लिए काफी है? या राजेश जी या जो योगी जी कह रहे हैं कि विश्व शांति की बात है? निश्चित तौर पे धर्म की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी जो 15 इनका शासन काल है, 10 साल का इनका शासनकाल सेंटर का होने जा रहा है और 6.5 साल का इनका प्रदेश का शासनकाल हो रहा है। निश्चित तौर पर जो वादे करे थे इनमें सब में फेल हो गए। 2 करोड़ नौकरी की बात करके आए थे, आज युवा रोजगार के लिए भटकने का प्रयास कर रहा है, अन्य राज्यों में नौकरी मांगने का प्रयास कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, किसान की आय दोगुनी हो गई क्या? आपने 2 करोड़ आपने 15 लाख अकाउंट में डाल दिए। आपने केवल इस देश की जनता को, भोले भाली जनता को ठगने का काम करा। और मैं संकल्प के साथ कह सकता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने संकल्प लिया है कि जब तक हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, जाति जनगणना की मांग को नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो जाति जनगणना कराए। वरना जब समाजवादियों की सरकार बनाएगी, सबसे पहले हमारी सरकार वहां पर नहीं। जोशी साहब, जातीय जनगणना करा करके हासिल क्या होगा? बिहार में क्या हासिल हो गया? अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों का वहां पर 52% जो आंकड़ा कहा जाता है वो 63% बता दिया गया। इससे क्या हासिल हो गया बिहार में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जहां पर पेड़ों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, क्या जातियों की जनगणना नहीं होनी चाहिए? क्या उन लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलना चाहिए जो अब तक पिछड़े हैं? क्या उन लोगों की उनकी जनगणना करना कोई अपराध है? बिहार सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने हिम्मत करके दिखाई और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी करेगी, उनके लिए योजना बने जो अंतिम खड़ा व्यक्ति है उसको न्याय मिल सके। यही जाति जनगणना की मांग से पूरा हो सकता है और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा जा सकता है। जनता पार्टी धर्म की राजनीति करते गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे। वैभव त्रिपाठी जी, दरअसल इतना झमेला जो हम देख रहे हैं 2024 में भी एजेंडा जो है जातिगत जनगणना का ही ऐसा लग रहा है कि है। ये सारा झमेला तो खत्म हो जाता अगर आपकी सरकार ने सही तरीके से जातिगत जनगणना का काम करवाया होता और उसे जारी कर दिया होता वक्त पर, तो ये झमेला नहीं होता। सर कुंदन जी, देखिए ऐसा है कि शुरुआत आप करते हैं सनातन वर्सेस जाति। ये पहले गलत बात। सनातन को सबसे ज्यादा मानने वाला व्यक्ति गरीब व्यक्ति है और वो गरीब व्यक्ति के साथ ब्राह्मण है जिसकी इस उत्तर प्रदेश सरकार में योगी के 6.5 साल के कार्यकाल में लगभग 5000 से ज्यादा ब्राह्मण हत्या हुई। तो भाजपा का जो सनातन या हिंदुत्व है वो ब्राह्मण विहीन हिंदुत्व है। तो ब्राह्मण के बिना सनातन अगर चलाएंगे तो ये चितपावनी ब्राह्मणों के बस की बात नहीं है जो नागपुर से संचालित होते हैं। एक दूसरी बात, जातीय जनगणना, जो गरीब व्यक्ति है अगर उसके जनसंख्या का आकलन हो जाए और योजनाओं में उस आंकड़ों का उपयोग किया जाए, तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी की सरकार और मोदी मीडिया को क्या आपत्ति है। तीसरी बात, एक तरफ ये सरकार सनातन की बात कहती है और सनातन की आड़ में ये गरीब की बात भूल जाते हैं। इन मोदी के लिए गरीब आदमी जानते हैं कौन है? गौतम अडानी। नहीं वैभव त्रिपाठी साहब, रामदेव। ना मीडिया को दिक्कत है ना लोगों को दिक्कत है। मैं ये जानना चाहता हूं भाई, देश में सर सुनिए ना वैभव त्रिपाठी जी, अब सुन लिए आप कह रहे थे सुनिए ना वैभव त्रिपाठी जी, अब सुनिए। मैं कह रहा हूं कि देश में सबसे ज्यादा वक्त तक तो आपकी सरकार, आपके नेतृत्व में सरकार चली।
तब क्यों नहीं जातिगत आधार पर जनगणना कराई गई और जारी की गई? कराई तो आपने, लेकिन जारी नहीं कर पाए आप लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां थी। अरे 2011 का सेंसस हुआ, रिपोर्ट 12 के बाद 13 में आई, उसके बाद सरकार बदल गई। तो जिम्मेदारी मोदी की होती है कि विपक्ष में कांग्रेस की होती है? पहले तो एक सवाल आप खुद अपने आप से 13 में सरकार बदली, 14 में बदली, मान लिया। अरे दूसरे, अब आप बोल लेने दीजिए ना, बाकी के बीच में आप टोका टाकी नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं, आप तो 13 में सरकार बदल गई आप कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं सर 14 में सरकार बदली ना। अरे प्रभु 13 में रिपोर्ट आई, मतलब ऐसा है स्विच है क्या कि बस दबाया और तुरंत चीजें बाहर? ऐसा नहीं है, प्रक्रियाएं होती हैं। 13 तक जब उसकी रिपोर्ट आई सेंसस की, जाति जनगणना हुई, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, वो सब होते होते 13 आ गया। देश चुनावी मोड में चले गया, चुनाव की बात होने लगी। दूसरी एक और बात मैं कह दूं, जिस चीज की जिस समय आवश्यकता महसूस होती है या जब उसका नियत समय आता है तब वो होता है, उसकी डिमांड। आप किसी प्रेग्नेंट महिला को पहले महीने में ऑपरेशन करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते। चलिए, नियत समय आ गया है। संदीप श्रीवास्तव साहब, ये विपक्ष को क्यों लग रहा है कि नियत वक्त आ गया है कि भाई जातिगत जनगणना की मांग की जानी चाहिए? ये नियत वक्त तय किया विपक्ष ने कि भाई चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ऐसे सिचुएशन खड़ा कर दिया जाए कि बीजेपी ना उगलते बने, बीजेपी को ना निगलते बने। देखिए, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में रही है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी जानते हैं, तो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट उन्होंने क्यों नहीं सार्वजनिक कर दी? पहली बात, ठीक है। और जातीय जनगणना कराने का अधिकार केंद्र का है, राज्य करा नहीं सकता सर्वे के अलावा। सर्वे आप करा सकते हैं। तो सर्वे कराने के बाद बिहार में जो रिजल्ट आया है, जो कुंदन जी आपने भी पूछा था, क्या संख्या पता चल जाने से क्या उस राज्य के जो भी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े या ओबीसी जो भी लोग हैं, पिछड़े व्यक्ति लोग हैं, क्या उनका विकास इन सरकारों के आने के बाद क्या चौतरफा हो जाएगा? जी, सबसे बड़ा प्रश्न। और क्या बीजेपी या एनडीए की जो अलायंस है उसने क्या इन लोगों के लिए कोई काम ही नहीं किया आज तक? राज्य में अगर कोई काम नहीं किया तो जो इतने वर्षों का रिकॉर्ड योगी जी ने तोड़ा अपने राज्य में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो कैसे आ गया? और पसमानदा की बात कर लीजिए, अति पिछड़ों की बात कर लीजिए, पिछड़ों की बात कर लीजिए। आपने देखा कि आप लगातार कह रहे थे घोसी में आपने क्यों नहीं पिछड़े को टिकट दे दिया? आप इतने पिछड़े के हक की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी जो अगर जाति जनगणना की मांग की भी जा रही है, तो क्या इलेक्शन के पहले ही ये याद आता है कि आपको 6 महीने बाद राज्य में पूरे देश में चुनाव होना है लोकसभा का, और आपने जाति जनगणना का एक सिगुफा छोड़ दिया? तो क्या इससे जो जनता है, क्या उसको ये समझ में आएगा कि वो इनको वोट कर सके? और जो सबसे बड़ी बात है कि सनातन वर्सेस अन्य की बात कही जा रही है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा क्या? पसमानदा की आप बात कर लीजिए, तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसने, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में बीजेपी की सरकार रही हो, तो बीजेपी की सरकार आई कैसे? वोट शेयर समाजवादी पार्टी का बढ़ा जरूर है, लेकिन जो जाति जनगणना की बात कही जा रही है, क्या जाति की जनगणना के आधार पर क्या ये सारी सीटें जीत सकते हैं या एनडीए अलायंस सारी सीटें हार सकता है? तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, उस आम आदमी का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप उसके विकास की बात नहीं करेंगे, उसके एक तरीके से सर्वांगीण विकास की बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इन मुद्दों के द्वारा आप जनता को भ्रमित कर सकते हैं या बरगला सकते हैं। देखिए, जनता ये चाहती है कि उसको बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मुझे लगता है कि शायद उस बात को राजेश जी अपने वक्तव्य में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इस संदेश को बीजेपी देने में सफल हुई है। और एनडीए का अलायंस, देखिए, ऐसा इंडिया का अलायंस ऐसा नहीं कि मजबूत नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या जो अन्य अलायंस है, कांग्रेस की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, या जो अन्य पिछड़े दलितों की या जो अन्य लोगों की स्थिति है, उसके कंपैरिजन में आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो संगठक हैं, जो गठबंधन के लोग हैं, उनकी अगर स्थिति देखते हैं तो आपको ये एकदम साफ दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एज मिलता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लेकिन पीडीए की बात करके अखिलेश ने एक बहस तो छेड़ दी है, लेकिन इस बहस पे अब कितना फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिल पाता है, यह महत्वपूर्ण बिंदु होगा। ठीक है, राजेश चौधरी साहब, आखिर ये विपक्ष की मांग, तो सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष क्यों नहीं मान रहा है? सर मैं आता हूं,
राजेश चौधरी साहब, ये सत्ता पक्ष जो है विपक्ष की मांग क्यों नहीं मान रहा है? कम से कम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 5-6 महीने से तो जातिगत जनगणना की बात बार बार कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव होने में 5 से 6 महीने बचे हैं, तो करीब साल भर से अखिलेश यादव ये मांग कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? और बीजेपी शासित राज्यों में इसकी पहल क्यों नहीं की जा रही? जैसा कि कांग्रेस शासित राज्यों में तो कह दिया राहुल गांधी ने कि भाई हम जातिगत आधार पर सर्वे या गणना तो जरूर कराएंगे। देखिए कुंदन जी, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी समय समय पर कलबैया करते रहते हैं आपस में। चुनाव में जब इनको एक दूसरे की आवश्यकता होती है तो एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, पराजित हो जाते हैं, फिर एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। ये इनका राजनीतिक चरित्र है। अभी मैं कांग्रेस के अपने मित्र प्रवक्ता जी को सुन रहा था, 2011 में जनगणना हुई है मित्र, 2012 में रिपोर्ट आ गई और 2013 में ये लोग उसको सार्वजनिक करने की बात भी कर रहे थे कि 13 में कर देंगे। चुनाव 14 में हुआ है, 11 में जनगणना हुई, 11, 12, 13, 14 इनको 3.5 साल में ये नहीं कर पाए और आज ये जाति जनगणना की बात करते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र आप देखिए। जब आप सत्ता में होते हो तो कुछ और बात होती है, जब आप सत्ता से बाहर हो जाते हो तो दूसरी बात होती है। कांग्रेस बार बार प्रियंका वाड्रा जी को उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आती, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 10 उदाहरण अत्याचार के दे देंगे, परिणाम 0। आपने देखा क्या परिणाम आया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बहुत बढ़िया से अपनी बात रख रहे थे, विद्वान व्यक्ति हैं तो बात रखने का इनका हक है। पर मित्र, समाजवादी पार्टी को अशांति पसंद है, समाजवादी पार्टी को दंगा पसंद है, समाजवादी पार्टी को गुंडागर्दी पसंद है, समाजवादी पार्टी को जमीन कब्जाना पसंद है। वो अभी ये उत्तर प्रदेश की जनता भूली थोड़े नहीं है, वो अब उसको याद है। और जहां तक आप पिछड़ों की बात करते हो तो पिछड़ों के नाम पर आप घूम फिर के केवल यादव फैमिली पर आ जाओगे, एक परिवार पर। मैं नाम गिनाऊंगा तो 5 मिनट लग जाएंगे, इतने लोग हैं उस परिवार में नेता। और मुझे लगता है प्रवक्ता जी बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, बेचारा इनका नंबर नहीं आ रहा है, इनको भी तो आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। ठीक, क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? दूसरी बात, वही समाजवादी पार्टी है जो रामायण जलाने का काम करती है। अखिलेश यादव जी रामायण जलवाते हैं अपने नेताओं से, और तो सनातन का विरोध क्यों नहीं करेंगे? आपने देखा लखनऊ के अंदर रामायण को ही जला दिया है। ये लोग विशुद्ध रूप से धर्म विरोधी हैं, ये लोग भारत विरोधी हैं, ये लोग भारतीय धर्म विरोधी हैं या नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन जातियों के समर्थक जरूर हैं।